नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा यह कार्यक्रम आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए प्रारंभ किया गया है। इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज आप सभी से सैम्पलिंग के बारे में बात करूंगी। सैम्पलिंग के बारे में हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, तो आज इसका सेकंड पार्ट पे हम बात करेंगे। हम जान चुके हैं कि सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग सारे समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाना है। ये हमने समझ लिया था कि जैसे हम अपने बॉडी से कुछ ब्लड सैंपल देते हैं और उस ब्लड सैंपल के आधार पर हम ये जान लेते हैं कि हमारे ब्लड में क्या क्या अधिक है, क्या क्या कम है या क्या बैलेंस है। जब कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो हम एक छोटे से पार्ट को देखकर जान लेते हैं कि ये उपयुक्त है या नहीं है। तो इसी तरह अनुसंधान में भी हम पूरे सारे समग्र से रिस्पोंडेंट नहीं चुनते, बल्कि कुछ इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं और ये इकाइयां ही हमारा सैंपल होता है। तो सैंपल वो होता है जिसके आधार पर हम फिर योजनाएं बना लेते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और हमारी सूचनाएं आगे तक पहुंचाते हैं। निदर्शन का चुनाव अलग अलग माध्यमों, अलग अलग तरीकों से किया जाता है और इसी आधार पर सैम्पलिंग के कई सारे प्रकार हैं। हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी किया है। तो जो प्रायिकता निदर्शन है, जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में हमने बात की थी कि जिसमें सभी इकाइयों का चुने जाने का समान अवसर होता है, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और उसमें रैंडम सैम्पलिंग के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया था कि देव निदर्शन क्या है, कि जब सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना होती है तो वह देव निदर्शन कहलाता है। और देव निदर्शन के भी विभिन्न प्रकारों का हम अध्ययन कर चुके हैं। लॉटरी विधि, टिप्पेट विधि, अंक विधि, रैंडम अंक प्रणाली, इस तरह से हमने अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत निदर्शन। स्तरीकृत निदर्शन नाम से ही पता चल रहा है कि हम जब समग्र की इकाइयों को विभिन्न स्तरों में बांट लेते हैं और इन स्तरों से अपने निदर्शन का चुनाव करते हैं तो वह कहलाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सेन पाओ यंग के अनुसार स्तरीकृत निदर्शन का अर्थ है समग्र में से उप निदर्शन लेना जिनकी कुछ समान विशेषताएं हैं, जैसे कृषि, आय, लिंग, शैक्षणिक स्तर आदि। तो अर्थात समग्र में से जब हम अपनी समान विशेषताओं के आधार पर इकाइयों को बांट लेते हैं कि समान आयु वाले, समान शैक्षणिक स्तर वाले, मेल, फीमेल, बालक, बालिका, तो इसमें फिर हमारा ग्रुप बन जाता है और इसका उपनिदर्शन का निर्माण हो जाता है। इसमें से हम इकाइयों को चुन लेते हैं। तो यह कहलाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, समानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन और असमानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन। समानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इस निदर्शन में प्रत्येक निदर्शन की इकाइयां उसी अनुपात में ली जाती है जिस अनुपात में वह समग्र में पाई जाती है। अर्थात ये हमें पूरी जानकारी है कि समग्र में कितनी इकाइयां हैं। तो उसी अनुपात में जब हम निदर्शन का चुनाव करते हैं तो उन इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं। तो ये कहलाती है समानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन। अर्थात पहले समग्र को कई सारे स्तरों में बांट लिया जाता है, कई सारे वर्गों में बांट लिया जाता है और उनमें से उन इकाइयों का चुनाव संख्या के आधार पर किया जाता है जितना कि वे समग्र में पाई जाती हैं। ये कहलाता है समानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन। नेक्स्ट है असमानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन, डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इस प्रकार के निदर्शन में प्रत्येक स्तरों पर समग्र के प्रतिनिधित्व का ध्यान नहीं रखा जाता। इसे नियंत्रित निदर्शन भी कहा जाता है। इसमें इकाइयों का चुनाव इस आधार पर नहीं किया जाता कि समग्र में इनका कितना प्रतिनिधित्व है, बल्कि इकाइयों को चुन लिया जाता है। तो यह कहलाता है असमानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन। आप समझ गए होंगे स्तरीकृत निदर्शन क्या है। समग्र को समान समूहों में बांट लेना, समान विशेषताओं के आधार पर उसके ग्रुप बना लेना और इन ग्रुप में से फिर इकाइयों का चुनाव कर लेना स्तरीकृत निदर्शन कहलाता है।
निदर्शन का अगला प्रकार है बहुस्तरीय निदर्शन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इस प्रकार के निदर्शन में अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर देता है। इन क्षेत्रों में से इकाइयों की सूची का निर्माण करके निदर्शन का चयन करता है। इस पूरी प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता एक से अधिक स्तरों पर निदर्शन पद्धति का प्रयोग करता है, अतः इसे बहुस्तरीय निदर्शन भी कहा जाता है। बहुस्तरीय निदर्शन में क्या है कि जैसे मान लो हमें उदयपुर क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले उदयपुर पूरे क्षेत्र को हम एरिया वाइज बांट लेंगे। उस एरिया में से फिर कॉलोनी के आधार पर निदर्शन कर लेंगे। कॉलोनी के आधार पर निदर्शन करने के बाद हम कुछ घरों को निदर्शन के रूप में चुन लेंगे और घरों को फिर परिवार के आधार पर अपने निदर्शन में चुनाव कर लेंगे। तो हर स्टेज पे अलग अलग निदर्शन सैंपलिंग का एक मल्टी स्टेज सैंपलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्षेत्र में से उदयपुर पूरे शहर में से क्षेत्र के आधार पर डिवीज़न हो गया कि उदयपुर शहर, सेक्टर 4, सेक्टर 5, इस तरह से डिवीज़न। उन सेक्टर्स में से कॉलोनी के आधार पर डिवीज़न, कॉलोनी में से परिवारों के आधार पर डिवीज़न। तो इस तरह से निदर्शन कई सारे स्तरों के आधार पर हमारी इकाइयों का चुनाव किया जाता है, इसलिए इसे मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित निदर्शन, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इस प्रकार के निदर्शन में समग्र में से नियमित अंतराल के बाद सदस्यों को चुनते हैं और पहला जो चुनाव किया गया है वह देव निदर्शन के आधार पर किया जाता है। अर्थात मान लीजिए हमारे पास में 10,000 लोगों की सूची है और हमें सैंपलिंग लेनी है 100 लोगों की, 100 लोगों की। तो 10,000 में से 100 का चुनाव करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा टोटल है, समग्र है, उसमें से पहली इकाई चुन लेते हैं। वह रैंडमली चुनी जाएगी, बिल्कुल आंखें बंद करके हम किसी भी एक इकाई को चुन लेते हैं। उसके पश्चात नियमित अंतराल रखे, 100 का या 50 का, किसी का भी एक नियमित अंतराल रखकर हम अपनी दूसरी इकाइयों का चुनाव करते हैं। तो यह कहलाता है व्यवस्थित सैंपलिंग। अगला प्रकार है गुच्छ निदर्शन, क्लस्टर सैंपलिंग। यदि किसी समग्र को बहुत से समूहों में बांट लें और फिर इनमें से केवल कुछ समूह का निदर्शन लेकर उनके तत्वों का अध्ययन करें तो इसे गुच्छ निदर्शन कहते हैं। यह भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही एक प्रकार है और इसमें भी समग्र को बहुत सारे समूहों में बांट लिया जाता है और उन समूहों में से यहाँ पे समूहों का चुनाव करना है, समूहों का निदर्शन लिया जाता है, अतः इसे क्लस्टर सैंपलिंग कहा जाता है, गुच्छ निदर्शन। इस निदर्शन की कुशलता को बढ़ाने के लिए कुछ उपायों को अपनाया जाता है, जैसे गुच्छों का वर्गीकरण कर लिया जाता है, गुच्छों के आकार को कम कर लिया जाए और उसमें से उपनिदर्शन बना लिया जाए। तो क्लस्टर सैंपलिंग में गुच्छ का जो चुनाव किया जा रहा है उसमें गुच्छों के वर्गीकरण और उसमें से कुछ उपनिदर्शन चुनकर हम अपनी इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में किसी भी इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है, पूर्णतया हम किसी भी इकाई को चुन सकते हैं। निदर्शन का ही अगला प्रकार है अप्रायिकता, असंभाविता निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जस्ट अपोजिट है। इसमें इकाइयों का चुनाव अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी इकाई को समग्र में से चुन सकता है। अध्ययनकर्ता उन इकाइयों का चुनाव करता है जो अध्ययनकर्ता के विषय या समस्या के उद्देश्यों एवं सुविधा के अनुरूप हों। इस प्रकार के निदर्शन में संभावना एवं सहयोग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए इसे असंभाविता निदर्शन कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में संभावना का पूरा महत्व होता है, अर्थात किसी भी इकाई का चुना जाना संभावना पर निर्भर करता है कि हो सकता है वो चुन ली जाए, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में संभावना को स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि अध्ययनकर्ता अपने उद्देश्य और सुविधा को ध्यान में रखकर इकाइयों का चुनाव करता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकारों में बांटा गया है। उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन, सेकंड सुविधापूर्ण निदर्शन, थर्ड अभ्यंश या निर्दिष्टांत निदर्शन
एंड फोर्थ, स्वयं चयनित निर्वाचित निदर्शन। उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन, पर्पजिव सैंपलिंग मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सविचार विचार करके सैंपल का चुनाव करना। तो इस प्रकार के निदर्शन में ज्ञान एवं विवेक के आधार पर प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को चुना जाता है। एडोल्फ जेंसन के अनुसार सविचार निदर्शन से तात्पर्य इकाइयों के समूह को इस प्रकार चुनने से है कि चुने हुए वर्ग मिलकर जहां तक हो सके वही औसत या अनुपात प्रदान करें जो समग्र में है। तो इस प्रकार का जब निदर्शन हम चुनते हैं तो पूरी समग्र की जानकारी लेकर उसको ध्यान में रखते हुए निदर्शन का चुनाव किया जाता है और अनुसंधानकर्ता पूर्ण विवेक के आधार पर प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चुनाव करता है। इसलिए यह बहुत लाभकारी भी है और इसके कुछ दोष भी हैं। तो पहले हम इसके लाभों को देख लेते हैं, इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। यह कम खर्चीली विधि है, ध्यान में रख के सोच विचार कर निदर्शन का चुनाव किया गया है, इसलिए अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन इसके अंदर प्राप्त होता है। पूर्वगामी अध्ययनों में ये विशेष लाभकारी है। इस विधि का प्रयोग वहाँ अधिक उपयोगी होता है जब समग्र की कुछ इकाइयों को चुना जाना विशेष रूप से उपयोगी हो। अर्थात जब हम समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों का चुनाव अवश्य करना चाहें कि ये तो हमें चाहिए ही, इनके आधार पर हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस समय सविचार निदर्शन बहुत ही लाभकारी होता है। सविचार निदर्शन के दोष, इसके दोष क्या हैं? इस विधि में अध्ययनकर्ता को समग्र का पहले से ज्ञान होना चाहिए। तो जब भी हम इस प्रकार से निदर्शन का चुनाव करते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि समग्र में कौन कौन सी इकाइयां महत्वपूर्ण हैं और किन महत्वपूर्ण इकाइयों को चुना जाना आवश्यक है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है सारे समग्र की जानकारी होना। इस प्रणाली द्वारा निष्कर्षों की परिशुद्धता की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि जब सोच समझकर विचार पूर्वक किसी इकाई को चुन लिया जाता है तो थोड़ी बायस्डनेस आने की संभावना इसके अंतर्गत होती है एंड इसके आधार पर संपूर्ण समग्र को नहीं समझा जा सकता। तो कभी कभी कुछ इकाइयां इसमें ऐसी छूट जाती हैं जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं, तो सविचार निदर्शन में थोड़ी बायसनेस आने की संभावना होती है, इसलिए ये थोड़ी सी दोषपूर्ण हम मान सकते हैं। पर यदि हमें समग्र की पूर्ण जानकारी है और कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हैं जिनका कि अनुसंधान में अवश्य ही हमें महत्व देखना है, जानना है, तो सविचार निदर्शन एक अच्छी विधि है। इसका नेक्स्ट टाइप है कन्वीनियंस सैंपलिंग, सुविधापूर्ण निदर्शन। इस निदर्शन का चुनाव अध्ययनकर्ता अपने सुविधानुसार करता है। इसे अनियमित, आकस्मिक तथा लापरवाहीपूर्ण निदर्शन भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है: जब समग्र पूर्णतया अस्पष्ट हो, जब निदर्शन की इकाइयां अस्पष्ट हो और जब स्रोत सूची अप्राप्त हो। सुविधापूर्ण निदर्शन, नाम से ही पता चल रहा है कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस से रिसर्च जो कर रहा है वो अपनी कन्वीनियंस से इकाइयों का चुनाव करता है, चुनता जाता है। तो सब ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जबकि हमें समग्र की कोई जानकारी नहीं है, हमारी स्रोत सूची का भी पता नहीं है कि किस में से हमें इकाइयों का चुनाव करना है। तो हमें अपने रिसर्च से संबंधित जो भी व्यक्ति मिलता है हम उससे अपने क्वेश्चंस करते हैं, क्वेरीज करते हैं, सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और उसी से पूछते जाते हैं कि और कोई है जो इस तरह की सूचनाएं हमें दे सकता है। तो इस प्रकार से एक इकाई हम जोड़ते चले जाते हैं। सुविधापूर्ण निदर्शन का प्रयोग इसी समय किया जाता है जबकि ना तो इकाइयां स्पष्ट हो, ना ही समग्र स्पष्ट हो और ना ही स्रोत सूची हमें प्राप्त हो। इसमें सुविधा से आराम से अपना अध्ययन करता अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकता से और इसी तरह से इकाइयों को चुनता जाता है। नेक्स्ट टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का अभ्यंश या निर्दिष्टांत निदर्शन, कोटा सैंपलिंग। इस प्रकार के निदर्शन में यह प्रयास किया जाता है कि विभिन्न तत्व जिस अनुपात में समग्र में पाए जाते हैं उसी अनुपात में निदर्शन में भी आ जाएं। तो इसमें सर्वप्रथम समग्र को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है
और फिर प्रत्येक वर्ग में से चुने जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है। इस संख्या को ही निर्दिष्टांश अभ्यंश कहते हैं, कोटा कहते हैं। तो इसमें पहले तो समग्र को विभिन्न वर्गों में बांट लिया जाता है, बहुत सारे डिवीजन उसके कर लिए जाते हैं और उन डिवीजन में से एक निश्चित संख्या में से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। इसी को अभ्यंश, निर्दिष्टांश अभ्यंश कहा जाता है। इसके लाभ हैं, यह एक कम खर्चीली विधि है। इसमें इकाइयों का प्रबंध सरल होता है। जैसे मान लो हमने कुछ ग्रुप्स में बांट लिया है और हमें आंसर देते समय, हमें रिसर्च करते समय वह इकाई नहीं मिल पा रही है, तो उसी ग्रुप में से दूसरी इकाई का चुनाव किया जा सकता है। इसे शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है क्योंकि इसमें डिवीजन कर लिए गए हैं और उस डिवीजन में से इकाइयों का चुनाव किया गया है। तो इसमें ये कम खर्चीली होने के साथ साथ इसमें इकाइयों को चुने जाने की संभावना या रिप्लेस करने की संभावना बनी रहती है। इसके कुछ दोष हैं। इसमें समग्र की सभी विशेषताओं को समानुपातिक अभ्यंश तय नहीं हो सकता। इसमें समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इसमें त्रुटियों की गणना करना संभव नहीं हो पाता। तो कोटा सैंपलिंग में क्या है, क्योंकि हमने नंबर डिसाइड कर लिया है तो इसमें पूर्ण प्रतिनिधित्व आना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी यह एक अच्छी विधि है, इसमें इकाइयों का रिप्लेसमेंट करना आसान होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी का अगला प्रकार है स्वयं चयनित निर्वाचित निदर्शन, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग, जो खुद से सेलेक्ट होते रहते हैं। इस प्रकार के निदर्शन में संबंधित व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है, इसीलिए इसे स्वयं चयनित निदर्शन कहते हैं। जैसे किसी का विज्ञापन आता है, हम टीवी में देखते हैं, क्या आप ये कोलगेट प्रयोग करते हैं या क्या आपने ये साबुन यूज किया है, तो आप जरूर निश्चित रूप से इस नंबर पर डायल करके हमें बताएं, या आपने ये प्रोग्राम देखा है तो इस नंबर पर डायल करके हमें सूचनाएं दें। तो ये जो खुद से कॉल करते हैं या खुद डायल करते हैं, ये है हमारे स्वयं चयनित निदर्शन, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग। इसमें रिसर्च जो की जा रही है और जो चुना जा रहा है रिस्पोंडेंट, वह स्वयं खुद ही अपने आप ही डायल करता है नंबर और कनेक्ट होता रहता है। इस प्रकार के निदर्शन में व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखता है, सूचनाएं देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि निदर्शन क्या है। निदर्शन बड़े जो समग्र में से छोटी इकाइयों का, कुछ इकाइयों का चुनाव, और अनुसंधान में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने निदर्शन कैसे चुना है, उसी पर हमारी सारी रिसर्च निर्भर करती है। हम जिस तरह का डेटा लेते हैं उसी आधार पर हमारे निष्कर्ष निकलते हैं और निष्कर्षों के आधार पर ही हम कोई ना कोई नीति निर्माण कर पाते हैं। सैंपलिंग चुनाव करते समय हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए और हमें अपने अनुसंधान का जो एरिया हमने चुना है, अनुसंधान का जो क्षेत्र हमने चुना है या जो अनुसंधान की समस्या को चुना है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही सैंपलिंग का चुनाव करना चाहिए। सैंपलिंग के विभिन्न प्रकारों को हम पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, और नॉन प्रोबेबिलिटी के भी कई सारे प्रकार आज हमने स्टडी किए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि गुच्छ निदर्शन किसे कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग किसे कहा जाता है, प्रायिकता और नॉन प्रायिकता, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या अंतर है, किस प्रकार की सैंपलिंग कहाँ लाभकारी होगी और कहाँ किस प्रकार की सैंपलिंग का प्रयोग नहीं किया जाना है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।